एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस जिसको पार्टी मौज मस्ती के लिए इंडिया में जन्नत से कम नहीं माना जाता है। चाहे वो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के दोस्त क्यों ना हो, एक ना एक बार किसी की गोवा जाके छुट्टियां बिताने की ख्वाहिश ज़रूर रहती है। एक ऐसी ही ख्वाहिश थी अभय, जानवी, आर्यन और मीरा की। ये कपल होने के साथ साथ एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। मायानगरी मुंबई की एक बड़ी सी कंपनी में साथ काम भी करते थे। पूरे साल अपनी कैजुअल और मेडिकल लीव्स बचाने के बाद आखिरकार चारों ने अक्टूबर 2022 में गोवा जाने का प्लान बना ही लिया। चारों गोवा जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि ना जाने उन्होंने वहाँ पे रहने के लिए कितने ही बंगलोज और विलास इंटरनेट पे छान मारे। उनमें से एक विला जो वेगाटोर बीच के पास था, दोनों लड़कियों को सबसे पसंद आया क्योंकि उस विला के बैक साइड में एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी था। इन चारों को क्या पता था कि जिस विला को ये अपने आराम और मौज मस्ती के लिए बुक कर रहे हैं, वो विला इनकी जिंदगी में एक काली रात बन के आएगा। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी आर्यन की जुबानी। मुंबई की भीड़ भाड़ और रोज की भाग दौड़ से दूर हम चार यार आ पहुंचे थे गोवा। हमने ये ट्रिप ऐसे प्लान की थी जिसमें खूब सारी मस्ती, आराम और प्राइवेसी भी हो। ये सारी चीज़ें हमको एक ही जगह पे मिल जाएं, जिसके लिए हमने नॉर्थ गोवा का वेगाटोर बीच के पास एक प्राइवेट विला पूरे 7 दिन के लिए बुक कर लिया था। वो विला जितना ही खूबसूरत था, साथ ही उसके आसपास का एरिया एकदम शांत और थोड़ा सा सुनसान भी था। हमारे विला के पीछे एक पुराना सा बंगला भी था। पहले दिन गोवा पहुंच के हमने विला में आराम किया और फिर शाम को निकल गए बागा बीच पे। वहाँ कुछ क्लब्स में मस्ती करी और गोवा की फेमस टीटोस लेन घूमने के बाद हम अपने विला पे रात करीब 1 बजे वापस आ गए। थकान दूर करने के लिए हमने स्विमिंग पूल में जाने का डिसाइड किया जो विला के बैकयार्ड में ही था। हल्की सी रोमांटिक म्यूजिक और हम 2 कपल्स आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद अभय और मैं अपने लिए बियर और गर्ल्स के लिए मॉकटेल्स बनाने के लिए विला के अंदर चले गए। हमको शायद 2 या 3 मिनट ही हुए होंगे, हमको जानवी और मीरा की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों भागकर स्विमिंग पूल की तरफ गए तो देखा कि दोनों लड़कियां टॉवल से अपने आप को ढक के हमारी तरफ भागते हुए आ रही थीं। मैंने मीरा को संभालते हुए उनके चिल्लाने की वजह पूछी तो मीरा ने ऑलमोस्ट रोते हुए और डरते हुए हमको बताया कि जब वो और जानवी पूल में स्विमिंग कर रहे थे तो पीछे वाले बंगलों के 2nd फ्लोर से कोई रोशनी चमकती हुई दिखी, जैसे कि कैमरे का फ्लैश हो। जब हमने ये नोटिस किया और पूल से निकल के पीछे वाली वॉल के पास गए तो हमने दूसरी तरफ से किसी आदमी के हंसने की आवाज़ सुनी। हम बहुत डर गए और भाग के तुम दोनों के पास आ गए। हमने पहले तो दोनों लड़कियों को रूम में बैठाया और फिर गुस्से में पीछे वाले बंगले की तरफ गए। अबे के सर पे तो खून सवार था, उसने विला में ही रखे बेसबॉल बैट को भी साथ ले लिया था। उस बंगले का एंट्रेंस दूसरी साइड था, जिसके लिए हमको घूम के जाना पड़ा। बंगले पर पहुंच के हमने कई बार डोरबेल बजाई पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वहाँ पे एक थोड़े पुराने मॉडल की एक कार भी पार्क थी, जिसका मतलब था कि बंगले और कार का ओनर उस घर में ही था, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। अभय ने बंगले के दरवाजे पर ही चीख के उस बंगले के ओनर को गालियां दी और दोबारा ऐसी हरकत करने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। उसके बाद हम दोनों वापस अपने विला पे आ गए, जहां जानवी और मीरा हम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। हमने उन दोनों को टेंशन ना लेने के लिए कहा और कुछ खाने के बाद हम अपने अपने रूम्स में चले गए। दूसरे दिन हमारी नींद करीब दोपहर के 1 बजे खुली। मौसम खुला और अच्छा था तो हम पास में ही चपोरा फोर्ट गए। हाँ, ये वही फोर्ट है जो मूवी दिल चाहता है से ज़्यादा फेमस हुआ था। हमने वहाँ मूवी के स्टाइल में कई सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की और उसके बाद वेगाटोर बीच पे रिलैक्स किया। वेगाटोर बीच से सनसेट देखने में एक अलग ही खूबसूरती झलकती है। सनसेट देखने के बाद हम वहाँ के फेमस मैंगो टी रेस्टो बार में गए, जो रोड के ही साथ में बना है।
वहाँ से डिनर पैक करवा के हम चारों वापस अपने विला पे आ गए। डिनर करने के बाद जानवी अभय से वॉक पे चलने की जिद करने लगी। उसको देखा देखी मीरा भी मुझे वॉक पे ले चलने को कहने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। इस बात पे मीरा मुझसे नाराज होके अपने रूम में चली गई। मैं आज भी मीरा की वो बात ना मानने पर अफसोस करता हूँ। काश मैं उन लोग के साथ उस रात चला जाता। खैर, जानवी और अभय को वॉक पे गए करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। मैंने कई बार जानवी और अभय के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मीरा और मेरी टेंशन और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अनजान शहर और सुनसान इलाका, उस पर हम किसी को जानते भी नहीं थे। गोवा घूमने के लिए हमने एक कार भी रेंट कर ली थी। मीरा को अपने साथ लेके मैं कार से जानवी और अभय को ढूंढने निकल गया। मैं हर दूसरे मिनट पे अभय के मोबाइल फ़ोन पे कॉल लगा रहा था तो उधर मीरा जानवी के मोबाइल पर। हम विला के आसपास के ही एरिया में उनको ढूंढ रहे थे, ये सोच के कि वॉक पे दोनों ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम जब दोनों को ढूंढते हुए अपने विला के पीछे वाले बंगलों के गेट को क्रॉस कर रहे थे कि तभी मीरा को अभय के फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी। मीरा ने मुझे फ़ौरन कार रोकने को बोला। मैं कार को वहीं रोक के बाहर निकल के रिंगटोन की आवाज़ का पीछा करने लगा। जब मैं आवाज़ का पीछा करते हुए उस बंगले के पास पहुंचा तो देखा कि अभय का फ़ोन उस बंगले के मेन गेट के साइड पे पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और अभय को आवाज़ लगाते हुए इधर उधर देखने लगा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैं कार की तरफ गया और मीरा को सारे डोर शीशे लॉक करने का बोल के वापस बंगले की तरफ बढ़ गया। मेन डोर पे आके मैंने कई बार डोर बेल बजाने के साथ अभय को पुकारा। कुछ 2 या 3 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और अंदर से करीब 6 फुट का 50-55 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला। मुझे देख के वो गुस्से से मुझसे बोला, कौन हो तुम और मेरी प्रॉपर्टी पे क्या कर रहे हो? मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए थोड़ी आवाज़ ऊंची करके कहा, मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड पिछले 1.5 घंटे से गायब है। मेरी बात को बीच में ही काटते हुए वो मुझसे फिर से बोला, अगर तुम्हारा दोस्त गायब है तो यहाँ क्या लेने आए हो? ये कोई तुम्हारा गेस्ट हाउस नहीं है कि जब मुंह उठा के चले आओ। निकल जाओ यहाँ से, और अगर नहीं निकले तो मेरी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपासिंग करने पर इससे तुम्हारा सर खोल दूंगा। उसके बाद ढूंढते रहना अपने दोस्तों को। उस आदमी ने अपनी कमर पे लगी पिस्टल की तरफ इशारा करते हुए मुझे धमकाते हुए बोला। मैंने सिचुएशन को देखते हुए अपने कदम पीछे कर वापस कार में आके बैठ गया। मीरा मुझसे पूछती रही कि क्या हुआ, अभय और जानवी कहाँ हैं? मैंने मीरा को चुप रहने का इशारा करके कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। विला पे वापस आके मैं वहीं मेन डोर के स्टेयर्स पे बैठ सोचने लगा कि क्या करूं। अभय का मोबाइल फ़ोन उसी बंगलों के अंदर मिला है। हो ना हो अभय और जानवी उसी बंगलों में हैं, लेकिन करूं तो करूं क्या? मैं बैठे सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। ध्यान से सुनने की कोशिश की तो कोई करहाते हुए मेरा नाम पुकार रहा था। मैं भाग के विला के बाहर गया तो देखा कि अभय बहुत ही बुरी हालत में रेंगता हुआ विला की बाउंड्री वॉल के बगल में पीठ के सहारे बैठा था। उसको देखते ही मैं अपने घुटनों पर बैठ अभय को सहारा देते हुए पूछने लगा, ये क्या हो गया है तुमको अभय? और जानवी कहाँ है? तुम्हारी ये हालत किसने की? अभय अधमरी हालत में था। उसने मुझको बताया कि उसकी ये हालत विला के पीछे वाले बंगलों के मालिक ने की है। मैं अभय को सहारा देके विला के अंदर ले आया। जब मीरा ने अभय को ऐसी हालत में देखा तो वो बेहद डर गई और रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। हालत तो मेरी भी खराब हो गई थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मुझे ही सबसे काम लेना था। मैंने अभय को पानी पिलाते हुए जानवी के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि जब मैं और जानवी वॉक पर निकले थे तो हम टहलते टहलते पीछे वाले बंगलों के सामने से गुजरे। पिछले दिन वाली बात से मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था तो मैंने पास में ही पड़ा एक पत्थर उठा के उस बंगलों की विंडो पे फेंक दिया। जैसे ही पत्थर विंडो पे पड़ा तो अंदर से उस बंगलों का मालिक हाथ में पिस्टल लेके बाहर आ गया। जानवी मुझे रोकती रही, लेकिन मेरे सर पर भी खून सवार था।
उसने पिस्टल सीधा जानवी के सर पे रख दी और फिर हम दोनों को धमका के अपने बंगलों के अंदर ले गया। बंगलों के अंदर उसने मेरे और जानवी के हाथ बांध दिए। उसके बाद बिना कोई बात किए उसने मुझ पे अटैक कर दिया और बुरी तरह मारा। इन सब के बीच मैंने किसी तरह उस आदमी के पैरों को कस के पकड़ लिया और जानवी को वहां से भाग जाने को बोला। जानवी ने पहले तो मना किया, लेकिन मेरे कहने पर वो वहां से भागने में कामयाब हो गई। उसके बाद उस आदमी ने अपनी पिस्टल की बट से मेरे सर पे जोर से मारा, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई थी। मैंने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरा मुंह कपड़े से बंद कर दिया था। तुम्हारे जाने के बाद वो आदमी मेरे पास आया और मुझे धमकी देते हुए बोला, ये गोवा है लड़के, मुंबई नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तू कल बहुत गर्मी दिखा रहा था ना, मुझे मारने के लिए मेरे घर तक आ गया था। आज तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा तूने हीरोगिरी दिखाई या पुलिस के पास गया तो होगा कुछ नहीं, लेकिन मैं तुझे और तेरे दोस्तों के साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को भी मार दूंगा। और उसके बाद उसने मेरे हाथ पैर खोल के अपने घर से थोड़ी दूर झाड़ियों में फेंक दिया, जहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये सब सुनने के बाद मैंने अभय से पूछा, तो फिर जानवी किधर है अभय? अभय ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए मुझसे पूछा, जानवी तो तभी भाग निकली थी, वो यहाँ नहीं है। मुझे लगा वो यहाँ पर आ गई होगी। अभय की इस बात से मेरे पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। मैं मीरा को अभय का ध्यान रखने का बोल के कार से जानवी को ढूंढने निकल गया। मैं पूरा 1 घंटा वेगटोर और औजरान बीच रोड पर जानवी को ढूंढता रहा। थोड़ी देर बाद ही सड़क के किनारे अंधेरे में मैंने किसी को बैठा देखा। कार की हेडलाइट जब मैंने उस तरफ की तो वो कोई और नहीं, जानवी ही थी। मैं फौरन जानवी के पास पहुंचा तो देखा जानवी दीवार के सहारे टेक लगा के बैठी है। मैंने उसको सहारा देके कार में बैठाया और सीधा विला पे ले आया। जानवी और अभय को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाना का मतलब था पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, जो मैं नहीं चाहता था। उस समय मेरे लिए सबकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट थी और साथ ही उस बंगले के ओनर की धमकी भी। मीरा और मेरे घर पे सबको पता था कि हम गोवा आए हैं, क्योंकि हम दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। लेकिन अभय और जानवी, उनके घर वालों को उनके गोवा आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने विला में ही रखे फर्स्ट एड से अभय और जानवी को ट्रीट किया। जानवी को चोटें नहीं आई थी, वो उस हादसे की वजह से दहशत में थी। दूसरे दिन हमने उस विला से चेकआउट कर लिया और साउथ गोवा के एक होटल में शिफ्ट हो गए। 2 दिन हम होटल से बाहर नहीं निकले। फिर मैंने सबका मूड लाइट करने के लिए एक प्राइवेट यॉट बुक कराई और यॉट पर ही छोटा सा कपल डिनर भी अरेंज किया। मेरा ये आइडिया काम कर गया और इतने दिनों बाद मैंने सबके चेहरे पर खुशी देखी। पूरे 7 दिन बाद हम मुंबई वापस आ गए। धीरे धीरे हमने उस हादसे को भुला दिया, लेकिन उस ट्रिप के बाद हम किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे किसी सुनसान या कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रुकते। उस हादसे से हमने एक बात ये भी सीखी कि चाहे नया शहर हो या नया देश, आप जब भी कहीं घूमने जाएं तो वहाँ के लोकल लोगों से बिना बात के ना उलझें। सिर्फ अपनी ट्रिप एंजॉय करिए और अकेले कहीं भी ना जाएं। तो ये थी आर्यन और उनके दोस्तों की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी हॉरर, क्राइम और सस्पेंस से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव हो तो लिख भेजिए हमको अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।